गुड आफ्टरनून। कुल पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है उपभोक्ता की बचत, जिसको इंग्लिश में हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। उपभोक्ता की बचत, इसको हम अन्य कई नामों से भी जान सकते हैं। इसको हम उपभोक्ता की बचत को उपभोक्ता का अतिरेक या उपभोक्ता का आधिक्य भी बोल सकते हैं, क्योंकि सरप्लस का मतलब अतिरेक या आधिक्य भी होता है। उपभोक्ता की बचत ये हमारे अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण की दृष्टि से उपभोक्ता की बचत का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपभोक्ता की बचत का सर्वप्रथम प्रयोग या प्रतिपादन हम बात करें तो 1844 ईस्वी में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर ड्यूपिट द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम इस सिद्धांत का, इस विचार का परिकल्पना किसने किया? तो प्रोफेसर ड्यूपिट ने किया। किस सन में किया? 1844 ईस्वी में किया। इसके बाद इस सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया? प्रोफेसर मार्शल ने किया। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। और ये कब किया? उसने 1890 में मार्शल जी की, मार्शल शब्द है, मार्शल जी की एक पुस्तक आती है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, इसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पुस्तक में 1890 ईस्वी में प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता के विचार का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मार्शल के बाद प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थता वक्रों की सहायता से, तटस्थता वक्रों शब्द है जिसको हम उदासीनता वक्र भी बोलते हैं, अनधिमान वक्र भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। तटस्थता वक्रों की सहायता से इस विचार को और भी अधिक प्रमाणित कर दिया। अर्थात तटस्थता वक्रों की सहायता से प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता के बचत की धारणा की व्याख्या की। ये क्वेश्चन आता रहता है कि तटस्थता वक्रों की सहायता से किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता के बचत की धारणा का जो है उसको व्याख्या किया, उसकी व्याख्या की। तो उसमें किसका नाम आएगा? प्रोफेसर हिक्स का। और किसने वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया? मार्शल जी ने। और किसने जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ड्यूपिट ने किया। ठीक, चलिए अब हम उपभोक्ता की बचत को समझने के लिए हम इसकी परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं, क्योंकि परिभाषाओं के द्वारा ही हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो उपभोक्ता की बचत को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषित किया है, जिसमें आपके मार्शल हैं, जेके मेहता जी हैं, पेंसन जी हैं, इन लोगों ने जो है इसको परिभाषित किया। हम बात करते हैं प्रोफेसर मार्शल की। अब हम बात कर लें प्रोफेसर मार्शल। इन्होंने उपभोक्ता की बचत को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता
जो कीमत देने के लिए तैयार रहता है और वास्तव में जो कीमत देता है, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोफेसर जेके मेहता जी ने क्या कहा? किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपभोक्ता की बचत उस वस्तु से प्राप्त संतुष्टि तथा उसे प्राप्त करने के लिए किए गए त्याग का अंतर होता है। यानी उपभोक्ता का बचत क्या होता है? उस वस्तु से जो हमको संतुष्टि मिलती है प्राप्त होने से, और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमको त्याग करना पड़ा, साधनों का त्याग करना पड़ा, द्रव्य का त्याग करना पड़ा, उन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता की बचत कहते हैं। प्रोफेसर पेंसन ने भी इसको परिभाषित किया। प्रोफेसर पेंसन ने उपभोक्ता की बचत को परिभाषित करते हुए कहा कि जो कुछ हम देने को तैयार हैं और वास्तव में जो कुछ हमको देना होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इसी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अब इन परिभाषाओं को हम ध्यान से समझें तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है। उपभोक्ता की बचत, हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कीमत देने के लिए तैयार होते हैं, रेडी रहते हैं, और वास्तव में जो कीमत देते हैं, इन दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता की बचत कहते हैं। इसको हम गणितीय सूत्र के द्वारा भी लिख सकते हैं। उपभोक्ता की बचत बराबर CS, मतलब कंज्यूमर सरप्लस, बराबर कीमत जो हम देने को तैयार हैं में से क्या कर देंगे? कीमत जो हम वास्तव में देते हैं, इन दोनों के अंतर को ही क्या कहते हैं? उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अब आइए इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा, व्यवहारिक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कोई उपभोक्ता वह कोई वस्तु खरीदना चाहता है, मान लीजिए यही मार्कर खरीदना चाहता है, ठीक है। अब मार्कर को खरीदने के लिए जो है उसके दिमाग में आता है भाई मुझे मार्कर लेना है, और इस मार्कर के लिए जो है वह 10 रुपए जेब में रख लेता है। मतलब इस मार्कर के लिए वो 10 रुपए देने के लिए तैयार है, 10 रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो मार्केट में जाता है, बाजार में जाता है, तब उसको इसकी वास्तविक कीमत का पता चलता है और वह इस मार्कर को केवल 8 रुपए में ही प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से जो वह देने के लिए तैयार था और वास्तव में जो उसने दिया, जो उसने भुगतान किया, इन दोनों में क्या हो गया? अंतर आ गया। और इन दोनों के अंतर को ही क्या कहा जाता है? उपभोक्ता का बचत कहा जाता है। तो कीमत जो देने के लिए तैयार था, कौन सा कीमत? कितना देने के लिए तैयार था? वह 10 रुपए देने के लिए तैयार था, और वास्तव में उसे बाजार में कितनी कीमत देनी पड़ी? वो देनी पड़ी 8 रुपए। इस सूत्र के हिसाब से क्या कर लेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 रुपया आएगा। और ये जो 2 रुपए आता है यही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। बात क्लियर हो गया? उपभोक्ता की बचत क्या होता है? उपभोक्ता की बचत इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्योंकि भाई हम देने के लिए 10 रुपए तैयार थे, लेकिन एक प्रकार से क्या हुआ? जितना हम देने के लिए तैयार थे उससे क्या हो गया? उससे हमको कम ही देना पड़ा।
तो एक प्रकार से देखिए इनडायरेक्टली क्या हुआ, बचत हुआ ना। हमारा जो जेब था वो क्या हुआ, वो पूरा पूरा खाली नहीं हो पाया, 2 रुपए बच गया जेब में हमारे। तो एक प्रकार से क्या हुआ, हमको मानसिक संतुष्टि मिली। यही जो हमारा मानसिक संतुष्टि है जो बचत के रूप में है, यही बचत क्या कहलाता है, उपभोक्ता की बचत कहलाता है। ठीक है, आइए हम अब उपभोक्ता की बचत को एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, जिसमें हम सारणी के द्वारा और रेखा चित्रों के द्वारा इसको और भी ज्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए यहां पर हम आपको बताएं कि उपभोक्ता की बचत को हम रेखा चित्र और एग्जाम्पल की जो मैं बात कर रहा था उसको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो उपभोक्ता की बचत है इसके संबंध में 2 दृष्टिकोण सामने आते हैं, 2 व्यू। फर्स्ट जो है मार्शल व्यू है, मार्शल का दृष्टिकोण। सेकंड जो है हिक्सियन व्यू है, हिक्स का दृष्टिकोण है। तो उपभोक्ता के संबंध में 2 दृष्टिकोण हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे, दोनों दृष्टिकोणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता की बचत के संबंध में मार्शल के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मार्शल के दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करें तो उपभोक्ता की बचत का जो मार्शल का दृष्टिकोण है यह किस पर आधारित है, यह इनका दृष्टिकोण, तो यह आधारित है सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता ह्रास नियम। यह किस पर आधारित है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। आपको पता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसको गोसेन फर्स्ट लॉ कहते हैं। इस नियम पर चूंकि यह दृष्टिकोण आधारित है और यह नियम क्या कहता है कि कोई उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग की इकाइयों को बढ़ाता जाता है वैसे वैसे उस उपभोग से, उस वस्तु के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः क्या होती है, घटती जाती है। ये नियम कहता है। इसी क्रम पर, इसी नियम पर आधारित ये उपभोक्ता का बचत भी है। यहां पर भी उपभोक्ता जो है किसी वस्तु का उपभोग उस सीमा तक करता जाता है जहां पर सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर न हो जाए। जहां पर सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो जाएगी वहां पर जो है उपभोग करना बंद कर देगा। उसके नीचे, उसके आगे जो है उपभोग वह नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम आपको बताएं कि सीमांत उपयोगिता के बराबर कीमत जो होती है वो उसका लिमिटेशन होता है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो अध सीमांत इकाइयों से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो वास्तविक कीमत से क्या होती है, अधिक होती है। तो अध सीमांत उपयोगिता इकाइयों से, अध सीमांत इकाइयों से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह वास्तविक कीमत से क्या होती है, अधिक होती है। और जितनी अधिक होती है वही क्या कहलाता है, वही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। ठीक है, अब हम इस दृष्टिकोण को उदाहरण के द्वारा, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि सारणी और रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे इनके व्यू को, है ना। उपभोक्ता के संबंध में, उपभोक्ता की बचत के संबंध में जो इनका व्यू है इसको हम इसके द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग मार्शल के दृष्टिकोण को उपभोक्ता की बचत के संबंध में, इनके दृष्टिकोण को जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई उपभोक्ता है जो मार्केट में जाता है और वह जो है कोई वस्तु खरीदना चाहता है, मान लीजिए सेब खरीदना चाहता है और सेब को खरीदना चाहता है। सेब का जो बाजार में वास्तविक कीमत है
वो 10 पैसे प्रति इकाई है, ये हम मान के चलते हैं। अब इस आधार पे हम यहाँ पे एक सारणी के द्वारा ये हम उपभोक्ता के पूरे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है उपभोक्ता कितनी कीमत देने के लिए तैयार है, और वास्तव में जो कीमत मैंने आपको बताया 10 पैसे है। अभी उपभोक्ता को ये बात पता नहीं है ना, क्योंकि अभी वो बाजार से पहले ही वो क्या कर लेता है, वो अपनी तैयारी करके जाता है ना, कितने रुपए लेके जाएगा सामान खरीदने के लिए। तो इसलिए जो है अभी उपभोक्ता को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं है कि इसकी वास्तविक कीमत क्या है, ठीक है। तभी तो उसको क्या होता है, उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। क्लियर? तो आइए सारणी में हम देखते हैं। यहाँ पर हमने 4 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में जो वस्तु है हमने सेब लिया है, तो सेबों की इकाइयों को यहाँ पे दर्शाया है, कितनी इकाइयों का जो है वो क्या करता है, उपभोग करता है। दूसरे में है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब क्या हुआ कि जो उपभोक्ता कीमत जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार है ना। यहाँ पर जो कीमत उपभोक्ता देने के लिए तैयार है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कीमत जो उपभोक्ता देने को तैयार है, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। सीमांत उपयोगिता जो यहाँ पर हम लिखेंगे, सीमांत उपयोगिता क्या होगी, सीमांत उपयोगिता में हम क्या लिखेंगे कि जो कीमत देने के लिए उपभोक्ता क्या है, रेडी है, तैयार है। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो वास्तविक कीमत होगी वो पैसे में होगी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी जो देने के लिए तैयार होगा वो भी क्या होगा, पैसे में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, ये जो कीमत होगा किस में होगा, पैसों में होगा, ठीक है। ये भी लिख देना जरूरी है। क्लियर? कि जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पैसों को लिखेंगे कि कितने पैसे के बराबर जो है सीमांत, यहाँ पर पैसे के बराबर सीमांत उपयोगिता, क्योंकि ये जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। मार्शल के गणनावाचक, ये मार्शल का दृष्टिकोण है, और मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण का सिद्धांत क्या है, उपयोगिता क्या है, मापनीय है, इसको हम मुद्रा के रूप में उसको हम माप सकते हैं, है ना। किसी भी वस्तु से जो प्राप्त उपयोगिता होती है वह उतनी ही होती है जितना कीमत हम देने के लिए तैयार होते हैं, तो कीमत के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए ये हम मुद्रा में इसको मापेंगे। तो जो सीमांत उपयोगिता है वो किसमें लिखेंगे, हम पैसों में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर? वास्तविक कीमत जो मार्केट की वास्तविक कीमत है ये भी क्या होगी, पैसे में होगी, पैसों में, ठीक है। इसके अलावा जो है जो उपभोक्ता का बचत प्राप्त होगा, उपभोक्ता की बचत भी किस में होगी, ये भी पैसों में ही होगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सेब की कुछ इकाइयों को यहाँ पे हम दर्शाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे कुल 5 पंक्ति बनाई है, तो 5 ही हम यहाँ पे इकाइयों का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जो हमने लिखा है ये क्या है, ये सेब की इकाइयाँ हैं, और जो सेब की इकाइयाँ होती हैं ये केवल एक से मतलब है, सभी इकाइयाँ ये क्या है, क्रमवाचक समझ लीजिए है। ये पहली सेब है, पहला सेब मतलब 1 से, ये दूसरा नंबर 2 मतलब दूसरा सेब है, 3 मतलब तीसरा सेब है, 4 का मतलब चौथा सेब, 4 ठे सेब नहीं, 4 संख्या नहीं है, 5 मतलब 5वां सेब है। ये नहीं कि 5 4 9 3 12 2 14 1 15, कुल 15 सेब नहीं है, है ना, कुल 5 ही सेब हैं। ये नंबरिंग है, इकाई यहाँ लिखा हुआ है, इकाई यूनिट है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां सेब। क्लियर? यहां पर सीमांत उपयोगिता हम लिखेंगे, मान लीजिए कि पहले इकाई से 50 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है, 50 पैसे के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है, ठीक है। हमने माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, 40 मान सकते हैं, 30 मान सकते हैं, है ना, 60 मान सकते हैं, 55 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये हम जो लिख रहे हैं ये कल्पित आंकड़े होंगे, ठीक है। दूसरे इकाई से सीमांत उपयोगिता क्या प्राप्त होगी, ये मान लीजिए 40। जब पहले से हमने 50 माना है तो दूसरे से कभी भी 60 नहीं होगा या 55 नहीं होगा, यानी इस इकाई से ये इकाई कभी भी अधिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है,
जैसे जैसे उपभोग की इकाइयां बढ़ेंगी वैसे वैसे क्या होगा, प्राप्त होने वाला सीमांत उपयोगिता क्या होगा, ये घटता हुआ होगा, कभी भी बढ़ता हुआ नहीं होगा। इसलिए इसके जो आंकड़े हम लिखेंगे ये बढ़ते क्रम में नहीं लिखेंगे, सदैव क्या लिखेंगे, हर एक इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी उसको हम घटते हुए कम करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 50 से 45 लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, 44 लिख सकते हैं, है ना, 35 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, लेकिन 50 से 51 या 52 या 55 60 नहीं लिख सकते। क्लियर। तीसरे इकाई से मान लीजिए 30, चौथे इकाई से आपका मान लीजिए 20, पांचवें इकाई से मान लीजिए 10। ये सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। जो बाजार में वास्तविक कीमत है, बाजार की जो कीमत है प्रति इकाई यानी एक सेब की जो कीमत होगी वो कितनी है, मान लीजिए 10 पैसे। कितनी है, 10 पैसे। तो दूसरे सेब की कीमत क्या होगी, 15 पैसे हो जाएगी। नहीं भाई, ये फिक्स होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्येक सेब की कीमत, वास्तविक कीमत 10 पैसे होगी, इसलिए दूसरे सेब की भी वास्तविक कीमत 10 पैसे होगी, तीसरे की भी 10 होगी, चौथे की भी 10 होगी, पांचवें सेब की भी कीमत 10 पैसे होगी, क्योंकि प्रत्येक सेब की कीमत क्या है, 10 पैसे है। अब आप चाहे जितना मर्जी उतना सेब ले लीजिए। ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, उपभोक्ता की बचत को ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे, कीमत जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार है कितना, 50 रुपए देने के लिए तैयार है पहले इकाई के लिए। सेब की पहले इकाई के लिए उपभोक्ता जो है 50 रुपए देने के लिए तैयार है, जबकि बाजार की जो वास्तविक कीमत है कितना है, वो 10 पैसे ही है। सॉरी, 50 पैसे देने के लिए तैयार है और वास्तविक कीमत क्या है, 10 पैसे ही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों में क्या है, अंतर है, यानी जो हम देने के लिए तैयार हैं उसकी मात्रा, उसकी क्या है, क्वांटिटी अधिक है, किससे, वास्तविक कीमत से। तो जो दोनों का अंतर है इसी को क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40। ये 40 पैसे क्या हो गया, उपभोक्ता की बचत हो गया। किस प्रकार से, ये पहले इकाई से, सेब की पहले इकाई से उपभोक्ता की बचत कितना प्राप्त होती है, 40। दूसरे इकाई का जब वो उपभोग करता है तो 40 जो है देने के लिए तैयार है और 10 पैसे क्या है, 10 पैसे वास्तविक कीमत है। इस प्रकार से दोनों का अंतर 40 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 पैसे क्या हो गया, दूसरे इकाई से प्राप्त उपभोक्ता की बचत है। तीसरे इकाई का जब वो उपभोग करता है तो 30 के बराबर क्या होता है, 30 पैसे वो देने के लिए तैयार रहता है ना, और वास्तविक कीमत बाजार में 10 पैसे है। ऐसी स्थिति में 30 में से 10 को घटा देंगे, 30 माइनस 10 अंतर कितना आया, 20 का आया। तो 20 पैसे क्या है, यह सेब की तीसरी इकाई से प्राप्त उपभोक्ता की बचत है। अब हम चौथे इकाई का बात कर रहे हैं। जब उपभोक्ता चौथे सेब का जो उपभोग करता है तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि वह 20 पैसे देने के लिए तैयार है चौथी इकाई के लिए और वास्तविक कीमत 10 पैसे है। इस तरीके से दोनों का अंतर क्या हो गया, 20 माइनस 10 हो गया और उपभोक्ता की बचत कितनी प्राप्त हो गई, 10 प्राप्त हो गई। अब फिर से क्या करेगा, वह पांचवें इकाई का उपभोग करता है और पांचवी इकाई से देखिए आप कि जो कीमत देने के लिए तैयार है वो 10 पैसे देने के लिए तैयार है और वास्तविक कीमत भी कितनी है, 10 है। तो 10 में से 10 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से कितना प्राप्त होगा, 0 हो जाए। अब ये जो पांचवी इकाई है सेब की, यही जो है क्या है, ये अंतिम इकाई है। अब इसके आगे जो है उपभोक्ता जो है उपभोग नहीं करेगा। मैंने आपको शुरू में ही इसकी सीमा बता दी, इसका लिमिटेशन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि उपभोक्ता कितनी इकाइयों का उपभोग करता है, तो केवल उतनी ही इकाइयों का उपभोग करता है जहां पर जो है उसकी सीमांत उपयोगिता उसकी वास्तविक कीमत के बराबर हो जाती है ना। जहां पे दोनों बराबर हो जाएगी वहीं तक ये उपभोग करता है और इसके ऊपर जितनी भी अर्ध सीमांत इकाइयों से जो उपयोगिता प्राप्त होता है वो क्या होता है, वह वास्तविक कीमत से क्या होता है, अधिक होता है। और इस तरीके से इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। यहाँ पर जो हमने उपभोक्ता का बचत ज्ञात किया, उपभोक्ता की बचत वो 40, 30, 20, 10 करके, ये क्या है, शून्य करके, ये क्या है, यह प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत है। यदि हम टोटल उपभोक्ता की बचत ज्ञात करना चाहें, टोटल कंज्यूमर सरप्लस ज्ञात करना चाहें, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से टोटल करना शुरू करेंगे। यहाँ से आप टोटल कर दीजिए,
यहाँ पर एक लाइन नीचे और बढ़ा दीजिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से टोटल कर दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, तो 5 4 9 0 0 0 ही होगा। यहाँ से 5 4 9 3 12 12 2 14 1 15 हो गया। ये क्या है, ये कुल उपयोगिता हो जाएगा। ठीक है, कुल उपयोगिता 150 पैसे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सीमांत उपयोगिता लिखा है तो यहाँ कुल उपयोगिता कैसे लिख दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि कुल उपयोगिता क्या होता है। सीमांत उपयोगिताओं के योग को ही क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। ये प्रत्येक इकाई से क्या मिल रहा है, सीमांत उपयोगिता। ये पूरा जो सीमांत उपयोगिताओं का जो योग होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। तो ये तो प्रति इकाई सीमांत उपयोगिता है, और ये क्या है, ये टोटल 5 इकाइयों से कुल उपयोगिता प्राप्त हो रही है। वो कितनी है, 150 पैसे है। तो 150 पैसे क्या हो गया, ये कुल उपयोगिता है जो कि उपभोक्ता देने के लिए तैयार है। कितने सेबों के लिए, 5 सेबों के लिए। ठीक है, 5 सेबों के लिए उपभोक्ता कितने पैसे देने के लिए तैयार है, वह 150 पैसे देने के लिए तैयार है, अर्थात 1.5 रुपए देने के लिए तैयार है। और वास्तव में वो बाजार में कितने पैसे को देता है, तो आप इसको यहाँ पे वास्तविक कीमत को ऐड कर दीजिए, जोड़िए यहाँ पे देखिए 10 20 30 40 50, कुल 5 इकाइयों का 10 पैसे 50, तो 50 पैसे जो है ये क्या हो गया, ये वास्तविक कीमत हो गया। तो देने के लिए तैयार कितना है, 150 पैसे देने के लिए तैयार है। इसकी वास्तविक कीमत कितनी है, 50 पैसे है। तो दोनों का अंतर जैसे आप यहाँ पे निकाल रहे थे वैसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो कुल 150 में से क्या करेंगे, 150 में से 50 पैसे को घटा देंगे। इस प्रकार से आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 100 पैसे प्राप्त हो रहा है। ये 100 पैसे ही क्या है, ये कुल उपभोक्ता की बचत है। क्लियर, कुल उपभोक्ता की बचत की क्या है, 5 इकाइयों के सेब के 5 इकाइयों के उपभोग से वो 100 पैसे, या 100 पैसे को हम 1 रुपए कर सकते हैं, तो 1 रुपए के बराबर या 100 पैसे के बराबर ये उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही है। उपभोक्ता की बचत ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूले का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आप एक फार्मूले का प्रयोग और कर सकते हैं, CS कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस, यहां पर हम सीमांत उपयोगिता या कीमत माइनस गुणते उपभोग की कुल इकाइयां, उपभोग की इकाइयां है ना, कुल इकाइयां। तो उपभोग की कुल इकाइयों से क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है CS आता आ जाता है। यहाँ पर देखिए, इसी को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कुल उपयोगिता कितनी है, 150 है। यहाँ पर जो इसकी सीमांत उपयोगिता है, इसकी कीमत कितनी है, वो 10 पैसे है। कुल इकाइयाँ कितनी है, 5 हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगले लाइन में 150 माइनस 10 बच्चे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 150 में से 50 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस तरीके से 100 पैसे क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। इसको हम इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। बात क्लियर होगी। अब सारणी के द्वारा जो है हम इसी को रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग रेखा चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम लोग रेखा चित्र के द्वारा जो है उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम बात करें रेखा चित्र का, तो यहाँ पर आप देखिए 2 तरह के हम रेखा चित्रों का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि 2 तरह की वस्तुएं होती हैं, एक अविभाज्य वस्तुएं होती हैं, एक विभाज्य वस्तुएं होती हैं। अविभाज्य वस्तुएं कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके नहीं कर सकते, जिनका उपभोग हम संपूर्ण रूप में करते हैं, वह अविभाज्य वस्तुएं होती हैं। विभाज्य वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग हम छोटे छोटे इकाइयों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं,
विभाज्य वस्तुएं कहते हैं। तो इस तरीके से अविभाज्य और विभाज्य वस्तुओं के लिए रेखा चित्र भी अलग अलग बनाया जाता है। तो यहाँ पर आइए हम सबसे पहले अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में रेखा चित्र बनाएंगे। तो रेखा चित्र कैसे बनाएंगे आपको पता है। रेखा चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक्स अक्ष ओ, यहाँ पर वाई अक्ष, ठीक है। हम यहाँ पे जो रेखा चित्र बनाएंगे वो जो हमने भी पीछे सारणी बनाई थी, सारणी द्वारा जो स्पष्ट किया था, उसी सारणी के एग्जाम्पल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको ऐड करके रेखा चित्र को बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम आयत चित्र बनाएंगे, ठीक है, आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक्स अक्ष पे क्या दर्शाएंगे, यहाँ पर हमने जो वस्तु ली थी, मान लीजिए सेब ली थी, तो सेबों की इकाइयाँ यहाँ हो जाएगा, सेबों की इकाइयाँ, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कीमत या उपयोगिता, उपयोगिता या कीमत। उपयोगिता या कीमत को हम वाई अक्ष पे दर्शाएंगे और एक्स अक्ष पे क्या दर्शाएंगे, हम सेबों की इकाइयों को दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अभी याद करिए कि जो सेबों की इकाइयाँ थी, कुल कितने सेब की इकाइयाँ जो है उपभोग किया था, 5 सेबों की। तो 5 इकाइयों का उसने उपभोग किया था, तो यहाँ पर भी हम 5 इकाइयों को लेंगे यहाँ पे। तो बराबर दूरी पर लगभग हमने आपको बताया था, समान दूरी पर 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से, है ना। बराबर दूरी मतलब 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी मापना है, सबकी बराबर दूरी पर ही सभी अंक होने चाहिए। यहाँ पर आप 1 2 3 4 और 5, आप और भी ले सकते हैं 6 7, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप 6 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, 7 लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन आपको यूज़ कितना करना है, केवल 5 इकाई तक ही यूज़ करना है। यहाँ पर आप देखें उपयोगिता या कीमत जो थी वो कितनी थी, याद करिए। सीमांत उपयोगिता आपका 50 40 30 20 10 करके था, मतलब 10 से स्टार्टिंग था, 10 से जो है जो वास्तविक कीमत भी 10 ही था। तो 10 से लेकर 50 तक, मिनिमम 10 मैक्सिमम 50। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 20 30 करके भी जो है आप बना सकते हैं, पैमाना मान सकते हैं, या 5 करके 5 10 15 करके भी मान सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बीच में जो है यहाँ पे ऐसे कोई जो है इकाई उपयोगिता नहीं है जो कि आपका 5 के 5 10 5 15 25 के रूप में हो। तो सभी 10 20 के रूप में है, जीरो वाले हैं। तो हम सीधा क्या करेंगे, पैमाने में 10 20 करके मान के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को या एक खाने को हम क्या मान सकते हैं, 10 सीमांत उपयोगिता के बारे में मानेंगे। तो 10 को हम 1 मानेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके कितने खाने बन जाएंगे, 10 × 5 = 50, 5 खाने बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 1 2 बराबर दूरी रहनी चाहिए, 3 4 और 5 इस तरीके से, है ना। और भी लिख सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पर आप 1 2 नहीं लिखेंगे, आपको लिखना क्या होगा, आपको 10 20 करके लिखना होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, आगे भी लिख सकते हैं 60 70, ठीक है। हमको आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र कैसे बनता है आपको पता है, याद करिए। पहले इकाई से, सेब की पहली इकाई से कितना उपयोगिता प्राप्त होती थी, 50 के बराबर। यहाँ 1 और यहाँ पे 50 है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आयत चित्र बनाएंगे, ठीक। दूसरे इकाई से कितना मिल रहा था, 40 के बराबर मिल रहा था। 40 कहाँ पे है, ये देखिए आपका, ये है 40। यहाँ से आप जो है दूसरी इकाई के लिए इस तरीके से बना देंगे, ठीक। तीसरी इकाई से कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। 30 कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके से है, यहाँ पे है। आप जो है स्केल से माप के करिएगा अच्छे से, हम तो ऐसे अंदाज से कर रहे हैं, ठीक ना। आप कापी में अच्छे से स्केल से माप के करेंगे तो आपका चित्र सही बनेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, टेढ़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये आपका 3 से प्राप्त होने वाली आपकी ये उपयोगिता हो गई। चौथी इकाई से, चौथे सेब से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही थी, 20 के बराबर, आपको पता है। तो 20 कहाँ पे, यहाँ पे। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर मिलाएंगे, आगे ले जाएंगे, और यहाँ पे ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, इसको और हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, और इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं, ठीक। अब 5वीं इकाई से कितना प्राप्त हो रहा है, 5वीं इकाई से आपका 10 हो रहा है। तो 10 कहाँ है, ये है आपका, अच्छा ये आपका 10 हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि
ये तो उपयोगिता हो गया, कितनी प्राप्त हुई। अब जो वास्तविक कीमत थी बाजार की वो कितनी थी, वो भी 10 पैसे ही थी। तो वास्तविक कीमत को क्या करेंगे, इस उपयोगिता में से घटाएंगे, तभी तो क्या मिलेगा हमको, उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगी। तो इसको क्या कर देंगे, 10 को भी हम वास्तविक कीमत को एकदम अलग कर देंगे, जो कि सब में से घटाना है। तो क्या करेंगे, 10 वाली लाइन को पूरा यहां से मिला देंगे इसको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से मिला देंगे। अब यहां पे देखिए, ये 10 वास्तविक कीमत हो गया पूरा। अब यहां पे देखिए कि पहले इकाई से क्या है, पहले इकाई से कुल उपयोग कुल सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है, 50, या उपभोक्ता 50 पैसे देने के लिए तैयार है पहले स्टेप के लिए, जबकि वास्तविक कीमत कितनी है, 10 पैसे है। तो क्या हो जाएगा, 50 में से 10 घटाएगा तभी तो 40 मिलेगा। तो 50 में से पूरे में से इतना निकाल देगा तो बचेगा कितना, इतना, यहाँ से यहाँ तक 40 जो है ना, 10, 20, 30, 40 करके। तो ऐसी स्थिति में 40 जो है यही उपभोक्ता की बचत होगा। अब इसको कैसे इंडिकेट करें, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम छायांकित कर सकते हैं, इसको हम रंग सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से इसको हम छायांकित कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, छायांकित कर सकते हैं, ठीक। छायांकित करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने किया ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, या फिर आप ऐसे करके कर सकते हैं, बिंदी बिंदी करके, ऐसे 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 ऐसे, है ना, या फिर आप जो है ऐसे खड़ी लाइन करके कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस तरीके से तिरछी लाइन इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्लस प्लस के रूप में ऐसे 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 करके। तो कई तरीके होते हैं छायांकित करने के, आप किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी छायांकित करने का एक तरीका पूरा होता है, इसको पूरा क्या कर दीजिए, एकदम से छोटा सा बना दे रहा है, एकदम से पूरा इसको क्या कर दीजिए, रंग दीजिए, ये तरीका होता है ना, एकदम डार्क कर दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं छायांकित करने का। हमने इस तरीके का प्रयोग किया, इस तरीके से हमने इसको छायांकित किया, रंग दिया, कलर्ड कर दिया, ठीक है। दूसरे स्टेप से कुल 40 पैसे देने के लिए उपभोक्ता तैयार है, जबकि 10 पैसे जो है क्या है, वास्तविक कीमत है, माइनस कर देंगे तो 30 पैसे जो बचता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, आपका उपभोक्ता की बचत होगी प्रति इकाई, यानी दूसरे इकाई से। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इस तरीके से छायांकित कर देंगे। तीसरे इकाई से क्या हो रहा है, तीसरे इकाई से 30 के पैसे के बराबर है ना, देने के लिए तैयार है उपभोक्ता, 10 पैसे क्या है, वास्तविक कीमत माइनस कर देंगे, जो बच रहा है 20 पैसे बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रति इकाई, यानी तीसरे इकाई की उपभोक्ता की बचत हो जाएगी। चौथे इकाई से 20 पैसे देने के लिए तैयार है और वास्तव में उसको देना कितना पड़ रहा, 10 पैसे। तो इस प्रकार से 10 पैसे के बराबर क्या हुआ, उपभोक्ता की बचत चौथे इकाई से प्राप्त हुई। पांचवें इकाई से वह 10 पैसे देना चाहता है, वास्तविक कीमत भी क्या है, 10 पैसे है। तो 5वीं इकाई पे क्या होगा, 5वीं इकाई पे उपभोक्ता की बचत क्या होगी, और 0 होगी, है ना। यही बॉर्डर रेखा, सीमा रेखा भी होता है ना, जहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कीमत वास्तविक कीमत के बराबर हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रति इकाई अलग अलग जो है आपके क्या है, उपभोक्ता की बचत है, जो कि यहाँ पे 0 दिखा रहा है। और जबकि हम समग्र रूप से कहें तो समग्र रूप से ये पूरा भाग जो रंगा हुआ भाग है, ये छायांकित भाग क्या है, यही उपभोक्ता की बचत है, उपभोक्ता की बचत है। चित्र में छायांकित भाग क्या है, उपभोक्ता की बचत है। जब छायांकित भाग उपभोक्ता की बचत हो गई तो ऐसी स्थिति में जो छायांकित नहीं है वह भाग क्या है, तो छायांकित भाग जो नहीं है, ये जो पूरा कलर्ड नहीं है, ये क्या है, ये वास्तविक कीमत है, ठीक ना, ये वास्तविक कीमत है, ठीक है। अब जो है ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये अविभाज्य वस्तुओं के संदर्भ में है, अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में बनाया है, ठीक है। अब मान लीजिए हम विभाज्य वस्तुओं के संबंध में चित्र बनाना चाहें तो वहां पर हम कैसे बनाएंगे, वहां पर हम जो है हम यहीं पे बना दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका पहला चित्र हो गया, ये आपका CS है, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा चित्र हम बनाना चाहें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये x अक्ष पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम मान लीजिए जो भी वस्तु है उसकी इकाई है या उपभोग की इकाई है। मान लीजिए उपभोग की इकाइयाँ, यहाँ पर हम क्या दर्शा सकते हैं, यहाँ पर वही उपयोगिता या कीमत, उपयोगिता या कीमत, ठीक है। यहाँ पर हम इसका आप नामकरण कर सकते हैं। ये आपका DD, ये आपका PL, ठीक है। और भी नामकरण आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर कुछ और नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने Q लिखा है यहाँ पर, अब देखिए ये किसके संबंध में है, मैंने आपको बताया कि ये विभाज्य वस्तुओं के संबंध में है। विभाज्य, ठीक है, विभाज्य वस्तुओं के संबंध में है। तो विभाज्य वस्तुओं के संबंध में जो ये चित्र मैंने आपको बनाया, इसमें जो ये DD जो दिख रहा है, ये माग वक्र है, उपभोक्ता का माग वक्र है, जो दिखाता है कि उपभोक्ता जो है वस्तु की ओएम मात्रा के लिए, वस्तु की ओएम इकाई के लिए इतनी कीमत देने के लिए, जितना आपको दिख रहा है ये पूरा है ना, OMQD, ये पूरा इतनी कीमत देने के लिए उपभोक्ता क्या है, तैयार है। और वास्तव में जो ये PL रेखा है, PL रेखा जो है बाजार की वास्तविक कीमत को दिखाता है, अर्थात ओएम मात्रा के लिए जो है, जो बाजार की वास्तविक कीमत है कुल कितनी है, PQMO है। तो वास्तव में जो उपभोक्ता जो कीमत देना चाहता है, जितना कीमत देने के लिए तैयार है, वो कितना है आपका, ये है आपका OMQD, इतना देने के लिए तैयार है। और वास्तविक कीमत जो है बाजार की वो कितनी है, -PQMO, ये वास्तविक कीमत। तो जितना देने के लिए तैयार है उसमें से वास्तविक कीमत को एक घटाने पर क्या प्राप्त होता है, हमको CS प्राप्त होता है, कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में CS क्या है, कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, तो आप देखिए ये पूरे भाग में से इतने भाग को घटा दीजिए, तो कितना भाग बच रहा है, DPQ, कितना बच रहा है, DPQ। ये DPQ या QDP या कुछ भी आप D से शुरू करिए चाहे P से शुरू करिए, PQD बोलिए चाहे QDP बोलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी बिंदु से बोलना शुरू कर सकते हैं। ऐसे यहाँ जो चारों नाम मैंने लिया, हमने O से शुरू किया, आप M से शुरू कर सकते हैं, Q शुरू कर सकते हैं, D शुरू कर सकते हैं, किसी भी एक बिंदु से शुरू करेंगे। लेकिन जब भी शुरू करेंगे तो हम एक क्रम से बोलेंगे, ठीक है ना, सीरियल से बोलेंगे, है ना, एक ऑर्डर में बोलेंगे, क्रम में बोलेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि DPQ क्या है, ये उपभोक्ता की बचत है। तो ये DPQ का एरिया कितना है, जितना है उसको आप क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए, कलर कर दीजिए, है ना, इसको आप छायांकित कर दीजिए। इस प्रकार से ये छायांकित जो भाग है चित्र में, ये छायांकित भाग ही क्या है, CS है, कंज्यूमर सरप्लस। ओके, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से विभाज्य वस्तुओं के संबंध में किस तरीके से जो है उपभोक्ता का बचत जो है ज्ञात किया जाता है, और अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में किस तरीके से हम आया चित्र का प्रयोग करके यहाँ पर हम उपभोक्ता की बचत को आपके सामने रखा। तो दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग जो है
उपभोक्ता के बचत की मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। उपभोक्ता की बचत जो है कुछ मान्यताओं पर आधारित है, कुछ अजम्पशंस पे आधारित है, और इस पर चर्चा कर लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसी पर ये पूरा उपभोक्ता की बचत आधारित है। यदि ये नहीं रहेगा तो उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। पहला जो उपभोक्ता की बचत है वो क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया था उसी समय, है ना, जब समझाते वक्त ही बताया था कि पहला क्या मान्यता है कि उपयोगिता क्या है, वो मापनीय है और इसको जो है मुद्रा रूपी पैमाने द्वारा मापा जा सकता है। मुद्रा द्वारा इसको मापा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मार्शल का दृष्टिकोण है ना। तो ये बात क्लियर हो गई, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। दूसरा है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है, इसका मतलब है कि मुद्रा की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, स्थिर है। इसका मतलब क्या है कि पहले इकाई से, पहला इकाई जो सेब की कीमत है 10 पैसे, अर्थात 10 पैसे में एक सेब खरीद रहा है, तो दूसरे इकाई को 10 पैसे में ही खरीद रहा है, तीसरे इकाई को भी 10 पैसे में ही खरीद रहा है ना। यानी प्रत्येक जो सेब की कीमत है उसमें कोई अंतर नहीं है, या ऐसा कह लीजिए कि प्रत्येक जो 10 पैसा है उससे एक सेब ही प्राप्त हो पा रहा है, उससे अधिक नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि जो मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या है, वो इसमें स्थिर है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला हम बात करें, यहां पर हम बात करें तीसरा जो है वो कहता है कि जो वस्तु विशेष का जो इसमें प्रयोग किया जाता है उस वस्तु विशेष का कोई स्थानापन्न नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, और यदि है भी तो उनको एक मान लिया जाता है। स्थानापन्न वस्तु क्या होता है? स्थानापन्न वस्तु के बारे में मैंने आपको बताया कि स्थानापन्न वस्तु है, जैसे मैंने आपको बताया कि गुड़ और चीनी, काफी और चाय, अर्थात काफी के स्थान पर चाय का प्रयोग, चाय के स्थान पर काफी का प्रयोग कर सकते हैं आप, गुड़ के स्थान पर चीनी का प्रयोग, चीनी का स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये वस्तुएं क्या हैं? ये जो है स्थानापन्न वस्तुएं होते हैं, अर्थात स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग, एक वस्तु का प्रयोग दूसरे वस्तु के स्थान पर हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जिस वस्तु विशेष का प्रयोग किया जाता है उसका कोई भी स्थानापन्न वस्तु नहीं है। यदि है भी तो उन दोनों को एक मान लिया जाता है, गुड़ चीनी को एक मान लिया जाता है, चाय काफी को एक मान लिया जाता है, अर्थात स्थानापन्न के रूप में व्याख्या नहीं किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, चौथी जो इसकी मान्यता है वह है कि बाजार में जितने भी उपभोक्ता होते हैं, इन उपभोक्ताओं की जो आय होता है, जो उसकी रुचियां होती हैं, उसका जो फैशन होता है, इसके अंतर, इनमें जो अंतर होता है ये एक दूसरे को इस प्रकार से नष्ट कर देती हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई कि इनका जितने भी उपभोक्ता, मतलब यहाँ पे इसको फिक्स नहीं माना गया, यहाँ माना गया भाई चलिए ठीक है इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन अंतर जो है सभी उपभोक्ताओं का एक दूसरे का ऐसा होता है कि इसका कोई इफेक्ट उसको नष्ट कर देता है, इसके अंतर को नष्ट कर देता है ना, और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर हम अगली और यहाँ पर अंतिम मान्यता की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं कि इस पूरी जो है सिस्टम में प्रत्येक वस्तु को जो है एक स्वतंत्र वस्तु के रूप में माना गया है, और इन वस्तुओं से जो मिलने वाली उपयोगिता होती है ये भी क्या होती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। एक वस्तु की उपयोगिता दूसरे वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती है। तो ये इसके अजम्पशन से मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के दिए होने पर ही उपभोक्ता की बचत प्राप्त की जा सकती है। यहां पर जो है आपका उपभोक्ता की बचत का जो मार्शल का दृष्टिकोण है ये कंप्लीट होता है। अब हम जो है उपभोक्ता की बचत का जो दूसरा व्यू है, दूसरा दृष्टिकोण है,
जो कि हिक्स का दृष्टिकोण है। तो हम लोग अब हिक्स के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है उपभोक्ता की बचत के दूसरे दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं, जो कि प्रोफेसर हिक्स द्वारा प्रतिपादित है। और प्रोफेसर हिक्स ने मार्शल के दृष्टिकोण में जो उनकी जितनी भी अवास्तविक मान्यताएं थी, उनको इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उसका परित्याग कर दिया, उसको हटा दिया, उसको छोड़ दिया। उसको दूर करने के लिए, उन अवास्तविक मान्यताओं को समाप्त करने के लिए ही इन्होंने क्या किया कि इसकी व्याख्या तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की बचत का पुनर्निर्माण किया। अर्थात इसकी व्याख्या उसने, अर्थात प्रोफेसर हिक्स ने जो है इसकी व्याख्या किसकी सहायता से की, तो तटस्थता वक्रों की सहायता से की। अवास्तविक मान्यताओं में जैसे इनकी जो मान्यता थी कि उपयोगिता क्या है, वो मापनीय है, उसको मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, इसका इन्होंने परित्याग कर दिया कि उपयोगिता जो है उसको मुद्रा से मापने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। क्योंकि उपयोगिता क्या है, वो मापनीय नहीं है ना। इसी तरीके से हम बात करें कि इनकी अन्य जितनी भी अवास्तविक मान्यताएं हैं, उन सबको जो है इन्होंने क्या किया, दूर करने का प्रयास किया। और कैसे किया, इसको इन्होंने तटस्थता वक्रों की सहायता से इसका व्याख्या किया। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो दो प्रकार का होता है। इसका जो इफेक्ट है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला प्रभाव क्या है, पहला प्रभाव यह होता है कि वस्तुओं की कीमतों के गिर जाने से उपभोक्ता जो है वह वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है तथा वह इन वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के स्थान पर भी प्रयोग कर सकता है, उन वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग कर सकता है जिनकी कीमतें नहीं गिरी हैं। पहला प्रभाव समझ में आ गया आपको। इनके कहने का मतलब क्या है कि ये कीमतें गिरती हैं तो वस्तु जो है उसकी अधिक मात्रा का वो क्या करता है, उसको क्रय कर सकता है और इसका प्रयोग उन वस्तुओं के स्थान पर भी कर सकता है जिनकी कीमतें नहीं गिरी हैं। दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, दूसरा इसका जो इफेक्ट है या दूसरा जो इसका प्रभाव है वह यह है कि कीमत गिर जाने से वस्तु क्या हो जाती है, पहले से सस्ती हो जाती है। वस्तु पहले से क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। वस्तु के पहले से सस्ती हो जाने के कारण उपभोक्ता जो उन वस्तुओं पर व्यय, उस वस्तु पर जो व्यय करता था, अब उसका व्यय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उपभोक्ता का व्यय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए का कोई वस्तु है, 100 रुपए का कोई वस्तु है और इसकी कीमत क्या, अब पहले हम क्या करते थे, 100 रुपए इस पर व्यय करते थे। अब इसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई, 80 रुपए हो गई। जब 80 रुपए हो गई तो ऐसी स्थिति में हमारा जो व्यय था, जो 100 रुपए कर रहे थे, अब कितना हो गया, 80 रुपए हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए कि हमारा व्यय कम होने से जो हमारी वास्तविक आय है, जो हमारा रियल इनकम है, उसमें क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। और वास्तविक आय में जो हमारी वृद्धि होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, उपभोक्ता की बचत कहते हैं। बात क्लियर हो गया। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार, इनके अनुसार जो है, इनके दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता की बचत जो है किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, आपने देखा
कि कीमत गिर जाने के प्रभाव के कारण आपने देखा दो स्थितियां उत्पन्न हुई। इन पूरी स्थितियों से क्या हुआ कि उपभोक्ता का जो रियल इनकम है उसमें वृद्धि हुई, और जो ये वृद्धि हुई रियल इनकम में, इसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। आइए हम इनके दृष्टिकोण को रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, इनके दृष्टिकोण को हम रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है उपभोक्ता की बचत को रेखा चित्र के द्वारा जो है स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हिक्स के अनुसार जो इन्होंने रेखा चित्र का प्रयोग किया इस तरीके से, रेखा चित्र कैसे बनाया था आपको पता है। यहाँ पर एक्स अक्ष लिखेंगे, यहाँ पर ओ मूल बिंदु होगा, ये वाई अक्ष होगा। एक्स अक्ष पर हम किसी वस्तु की मात्रा लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए एक्स वस्तु ही है, तो ये एक्स वस्तु की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम, उपभोक्ता की मौद्रिक आय को यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कीमत रेखा बनाएंगे। कीमत रेखा क्या होता है आपको पता है, ये इसको कीमत आय रेखा भी बोलते हैं, पीएल नाम रख सकते हैं या कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अनधिमान वक्रों का प्रयोग इन्होंने किया है, तो आप जो है दो अनधिमान वक्र का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। एक आपका IC1 हो जाएगा, एक आपका IC2 होगा, ठीक है। ये इसलिए होता है, यहाँ पर हमने देखा कि IC1 और IC2 दो आपके अनधिमान वक्र हैं, जहाँ पे सामने स्थापित कहाँ पे होगा, जहाँ पे कीमत रेखा स्पर्श करती है किसको, अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है। तो ये स्पर्श कर रही है कहाँ पे, मान लीजिए के बिंदु पर स्पर्श कर रही है, के पर स्पर्श कर रही है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, के पे, इसको आप चाहे तो नीचे तक मिला सकते हैं, ठीक है। और इसको आप चाहें यहाँ पर मिला लीजिए बगल में, और आप इसको जो है यहाँ से भी मिला सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम नामकरण भी कर सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, SRT, है ना, कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसको डॉट डॉट लाइन से मिला सकते हैं, इस तरीके से। अब इस पूरे चित्र को आप समझें, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये चीजें आप समझ रहे हैं। यक्ष वस्तु की मात्रा है एक्स अक्ष पर, ये क्या है, मौद्रिक आय है, उपभोक्ता की वाई अक्ष पर दर्शाया गया है। IC1 IC2 क्या है, ये तटस्थता वक्र हैं, दो तटस्थता वक्र हैं, इंडिफरेंस कर्व हैं। PL क्या है, ये कीमत रेखा है या कीमत आय रेखा है उपभोक्ता की, है ना। अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि प्रारंभ में, शुरू में जब उपभोक्ता को बाजार की वस्तु के बाजार की वास्तविक कीमत का ज्ञान नहीं था, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि उपभोक्ता जो है वस्तु की, मान लीजिए ये OM मात्रा है, कितनी मात्रा है, OM, वस्तु की OM मात्रा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता जो है कितनी कीमत देने के लिए तैयार है, प्रति इकाई वह PR कीमत देने के लिए तैयार है। PR देख ना, यहाँ पर ये आपके पहले अनधिमान वक्र पर, जब उसको ज्ञात नहीं था कि वास्तविक कीमत क्या है ना। ऐसी स्थिति में क्या है कि चूंकि ये कीमत रेखा पे नहीं है ना,
तो यहाँ पर उसको ज्ञात नहीं है कि वस्तु की कीमत क्या है। ऐसी स्थिति में जो है वह देने के लिए कितना तैयार है, PR कीमत देने के लिए तैयार है। जबकि वास्तविक जो कीमत है, वास्तविक वस्तु की OM इकाई प्रति इकाई जो है, इसकी जो कीमत है, कीमत कहाँ पता चला, कीमत रेखा पर। कीमत रेखा पर क्या होता है, वस्तु की कीमत भी पता चलती है, यहाँ पर K बिंदु पर पता चलता है ना। यहाँ से आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पर वास्तविक कीमत कितनी हुई, PS क्या है, ये वास्तविक कीमत है, बाजार की वास्तविक कीमत। प्रति इकाई वास्तविक कीमत बाजार की कितनी है, PS है। बाजार जाने पर उपभोक्ता को इसके वास्तविक कीमत का पता चला। इस प्रकार से देने के लिए तैयार है वो PR कीमत और वास्तविक कीमत है PS। तो देने के लिए जो तैयार है वो क्या है, वो कीमत क्या है, अधिक है और वास्तविक कीमत कम है। इस तरीके से दोनों का जो अंतर होगा अर्थात PR माइनस PS बराबर ये क्या प्राप्त होगा, ये आपका CS पर यूनिट होगा, ये प्रति इकाई CS आपका प्राप्त होगा। कितना है, SR या इसी को आप KT भी बोल सकते हैं, KT। तो SR या KT जो है यह प्रति इकाई पर यूनिट जो है, पर यूनिट प्रति इकाई कंज्यूमर सरप्लस है, उपभोक्ता की बचत है। ठीक है। यदि हम संपूर्ण रूप से देखें, समग्र रूप से देखें, तो समग्र रूप से क्या करेंगे कि समग्र रूप से जो इसका उपभोक्ता की बचत है, ये पूरे में से, इस पूरे में से इतना वास्तविक कीमत है, इसको पूरे को घटा देंगे तो ऐसी स्थिति में कितना मात्रा प्राप्त हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है, ये इतना प्राप्त हो रहा है। यानी SKTR ये आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस, ये SKTR या RTKS ये आपका कुल उपभोक्ता की बचत है। आप इसको चाहें तो छायांकित कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कलर्ड कर देंगे और आप कहेंगे कि चित्र में जो छायांकित भाग है वही क्या है, जो छायांकित भाग है चित्र में, ये क्या है, यही आपका टोटल जो है कुल उपभोक्ता की बचत है। तो यहाँ पर मैंने आपको उपभोक्ता की बचत का जो हिक्स का दृष्टिकोण है इसको हमने डिफाइन किया, इसको हमने इसकी व्याख्या की। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने उपभोक्ता की बचत से संबंधित, उपभोक्ता की बचत क्या है और इससे संबंधित दोनों दृष्टिकोण अर्थात मार्शल का दृष्टिकोण और हिक्स का दृष्टिकोण, इन दोनों दृष्टिकोणों का भी हम लोगों ने इसका व्याख्या किया, इसका अध्ययन किया। तो आज इतना ही, दैट्स ऑल।